नज़ीर लगारी साहब, आपने नवाज शरीफ के बयानी की बात की, जनरल साहब ने उनको सिक्योरिटी थ्रेट बताया, कुलभूषण पर जिस तरह केस प्रेजेंट किया वो किसी से ढका छुपा नहीं सर। आपने बतौर सहाफ़ी, नवाज गवर्नमेंट ने जिस तरह कुलभूषण के केस को प्रेजेंट किया उस पर आप भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे, हम सब उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे। फिर जंदाल से मुलाकातें होती रहीं, खटमंडो में जो मुलाकात की नवाज शरीफ साहब ने मोदी से, और मोदी से जो उनके रवाबित थे पसे पर्दा, वो पहले वाजपेयी साहब से भी हुआ करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर जो जो बताती हैं कि शायद वो एंटी स्टेट हो रही थी, या बातें कॉन्फिडेंस में लेके नहीं की जा रही थी इदारों को या कौम को। सर एक तो ये है कि उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था तो आईजीआई बनाने वालों ने खुद कहा था कि आईजीआई किसने बनाई है, और उन्होंने ये भी बताया था कि फंडिंग किस तरह हुई थी, उन्होंने वो पैसे तकसीम किए थे, वो किस तरह तकसीम हुए थे। तो एक इदारे का नाम लेकर कहा गया था, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, और जिन्होंने तकसीम किया था वो एडमिट भी कर रहे थे, वो बता रहे थे कि हमने तकसीम किया है। तो वो ठीक कह रहे हैं, जनरल साहब का अपना शिकवा बिल्कुल बजा है। उनका अगर ज़ियाउल हक से है, अगर उनका जनरल परवेज मुशर्रफ से, तो उनके शिकवे जो हैं वो बजा हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हुआ है ना कि जब परवेज मुशर्रफ के जब नवाज शरीफ के खिलाफ एक कार्रवाई हुई और नवाज शरीफ को 1993 में जब उनको अलहदा किया गया इक़्तिदार से, तो ऐसा भी हुआ था कि एक सर्विंग DGISI जनरल जावेद नासिर बाकायदा फ्लाई करके उनके हक में स्टेटमेंट भी दिया था, और तो पता नहीं कहाँ वो तो कार्रवाई करने के लिए जा रहे थे। बाद में इदारों ने अपने आप को संभाला और सारी सूरत हाल हुई थी। तो उस वक्त ये फिर भी उनके लिए, जनरल साहब के लिए नहीं, मैं जनरल अमजद शेर साहब की बात नहीं करता हूँ, उस वक्त भी जो हैयत मुक़्तदरा थी, उस वक्त भी जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की कुव्वतें थी, वो उस वक्त भी उनका महबूब नजर था। जनरल इतनी बड़ी बात हुई कि जनाब प्रेसिडेंट कुर्बान किया गया, चीफ जस्टिस कुर्बान किया गया, आर्मी चीफ कुर्बान किया गया, फिर भी वो उनका साथ होता रहा और उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट चलती रही है। ये तो कारगिल का वाकया हुआ जिसके बाद में आकर जो है वो जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें इक़्तिदार से अलग किया, वरना उससे पहले तो कभी इक़्तिदार की जो मर्कजी नहीं लगारी साहब, आप कह रहे हैं अगर कारगिल ना होता तो नवाज शरीफ की हुकूमत ना जाती। नहीं, मेरा आपको पता है, जब कारगिल से मैं एक बात बताता हूँ, जब कारगिल हुआ, जब कारगिल के वाक़ये का आगाज हुआ है, तो पता है मियां नवाज शरीफ क्या कर रहे थे? मियां नवाज शरीफ कहाँ थे? मैं बताता हूँ आपको, वो उस वक्त लाहौर जिम खाना में क्रिकेट खेल रहे थे, और वहां पर जो है वो अपने आप को डिसएसोसिएट कर रहे थे, डिस्टेंस कर रहे थे, इस वाक़ये से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक अलग चले गए थे, और शायद ये बात थी। और ये बात तो बहुत लोग पूछते रहे, क्या नवाज शरीफ को इल्म नहीं था कि जिस तरह से आर्मी चीफ को निकाल रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा मांगा था, तो पता नहीं था कि रिटेलिएट भी कर सकता है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की है, वो महबूबे नजर रहे हैं। वो अभी इस वक्त जो है वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब उन्होंने जो है वो लगारी साहब सादा बंदा ये सवाल पूछता है नवाज शरीफ साहब से कि भाई अगर 2018 के इलेक्शन गलत थे, उसमें धांधली हो गई, उसमें इदारों ने अपना वो रोल प्ले नहीं किया जो उनके ओथ के मुताबिक था, तो भाई 2013 में भी तो यही सब कुछ था। तो नवाज शरीफ पहले पूरी कौम से माफ़ी मांगे कि मैंने 13 से 18 तक 5 साल जो हुकूमत की वो नाजायज़ हुकूमत थी, और उसके बाद अपना ये बयानिया रखें। मैं 1985 के इंतखाबात से लेना, वो नवाज शरीफ उसके बेनिफिशरी थे। आपको पता है नवाज शरीफ को ऑन बोर्ड लेने के लिए मखदूमज़दा हसन महमूद को कुर्बान किया गया और नवाज शरीफ को लेकर आए। ये आपके सामने की बातें हैं। फिर उसके बाद 1988 के इलेक्शन के बेनिफिशियरी नवाज शरीफ थे। नवाज शरीफ सर एग्री लगारी साहब, मैं भी यही कह रहा हूँ ना। फिर अब नवाज शरीफ साहब अगर का बयानिया ये हो जाता है तो फिर नवाज शरीफ साहब के साथ ना खड़े हो ना, उनके बयानियों को तकवीयत ना दें कि वो 30 साल कौम के साथ धोखा करते रहे, 30 साल बाद जब इक़्तिदार से बाहर हुए उनको अपना बयानिया याद आ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि इसी बयाने के साथ वो फिर आएंगे और पाकिस्तान की मुक़्तदरा फिर कबूल करेगी, जनरल साहब फिर उनको लेकर आएगी और फिर उनको ये मनसब दिया जाएगा, हुजूर आइए, तशरीफ लाइए। ये इससे पहले हो चुका है, एक बार नहीं 3 बार हो चुका है। गॉट द पॉइंट। जनरल साहब, 2 चीजें हैं। लगारी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब फिर आएंगे,
उनको फिर ये मनसब दिया जाएगा? एक तो ये बता दें, और दूसरा सर, लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया। सर मेरा सवाल ले लें जनरल साहब, जनरल साहब मेरा सवाल भी सर, एडी साहब। नहीं, आप कह रहे हैं ना सर, आप कह रहे हैं कि ऐसा होगा, आपकी ख्वाहिश नहीं है, ऐसा होगा आप कह रहे हैं, तारीख दोहराएगी अपने आप को, होते रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जनरल साहब। एक तो लगारी साहब को पॉइंट सर, दूसरा मेरा सवाल ये है, नवाज शरीफ साहब, पूरी नून लीग ये बात का क्रेडिट लेती है कि इस मुल्क को एटमी ताकत हमने बनाया, तो इस मुल्क के मिसाइल सिस्टम हमने बनाए, तो वो आज कहते हैं कि हम किस तरह सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते हैं? हमने तो फौज को, हमने इस मुल्क की सलामती को स्ट्रेंथन किया। सर देखिए, बात यह है कि ये बहुत सारी चीजें इस तरह गलत बयानी करते हैं। लगारी साहब ने जो बात की, पहले मैं उसको एड्रेस करूं। लगारी साहब ने एक बात दुरुस्त की है, क्योंकि वो एक तारीखी हकीकत को सामने रखते हुए बात कर रहे हैं। यह दुरुस्त है कि मोहतरमा के खिलाफ जितनी भी साजिशें हुई, नवाज शरीफ साहब ने लीड की, वो बेनिफिशरी थे उन साजिशों के। और उसका अभी पिछले दिनों अहमद मीर ने बताया कि वो किस तरह उनको मोहतरमा की गवर्नमेंट हटाने से 1 महीना पहले नवाज शरीफ साहब ने बुला के 3-4 जर्नलिस्ट थे जिनको उन्होंने कहा कि मैं महीने बाद वजीर आजम बन रहा हूं, 1-1.5 महीने के बाद, तो अब आप पहले 100 दिन मेरे जो हैं वो आप खामोश रहेंगे, मुझ पर तनकीद नहीं करेंगे। ये मतलब ये जर्नलिस्ट बता रहे हैं आपको। इसका मतलब है कि उनको साजिश का पता था, वो साजिश में। और सीधी सी बात है, आज ISI का उस वक्त का हेड और उस वक्त का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो सुप्रीम कोर्ट में अदालत भुगत रहे हैं कि जनाब इन्होंने पैसे बांटे। ये गलत काम था, बिल्कुल गलत काम था, इस पे सजाएं होनी चाहिए। लेकिन वो लोग जिन्होंने पैसे लिए वो भी तो उतने मुजरिम है, और नवाज शरीफ साहब सर फहरिस्त है उसमें। तो मकसद कहने का ये है कि जो हमें आइन याद कराता है उसको अपना माजी देखना चाहिए कि उसने आइन को हमेशा अपने पांव में रखा। उनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है जो मैं आपको बताता हूं, उनका क्यों मसला क्यों आता है हर किसी के साथ। देखिए, पहली दफा उनको निकाला गुलाम इसाक खान, दूसरी दफा इस्टेब्लिशमेंट ने, तीसरी दफा अदालत, अब एक रह गया चौथी पार्लियामेंट। अगर कभी आ गया तो शायद पार्लियामेंट उनको निकाले। उसकी वजूहात हैं। वजह उसकी ये है कि एक तो ये झूठ बोलते हैं सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर अगले दिन तक, 24 आवर झूठ है इनका। दूसरी बात यह है कि ये मांगते हैं ताकत वो कि हम इख्तियार में आके बैठे हैं, हमें कोई पूछने वाला ना हो। और अगर पूछे, देखा जस्टिस सज्जाद अली शाह का क्या कसूर था? उसने प्राइम मिनिस्टर को कॉल कर लिया, उसने कहा जी आप फैसलाबाद में थे, फला जो एक्सियन है उसके खिलाफ किसी ने कहा जी इसने पैसे खाए, आपने उसको जेल में डलवा दिया वहीं खड़े खड़े। क्या आपके पास ये अथॉरिटी थी? तो नवाज शरीफ साहब बेफर गए, सज्जाद अली शाह के लिए मसला बन गया। फिर ये आईनी काम था कि आपने रफीक तारड़ के जरिए पैसे खिला के कोटा बेंच को और एक बगावत करा दी सुप्रीम कोर्ट। तो ये खुद साजिशी हैं बहुत बड़े, और चाहते ये हैं कि ये इक्तदार इनके पास ऐसा हो कि कोई इनको पूछे ना, ये साजिशें भी करें, गलत काम भी करें। अब जो लगारी साहब बात कर रहे हैं कि ये फिर आएंगे, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि नहीं। उसकी वजह यह है कि जब से इनके अंदर जो तीसरी बड़ी खूबी है वो है शुतरकीना। ये इतना कीना रखते हैं कि ये अपनी जात से उठ ही नहीं सकते। अभी पिछली तकरीर कश्मीर की जो इन्होंने अभी की है, ये कॉन्फ्रेंस एपीसी में, उसमें उन्होंने सारा रोना रोया कि आपके प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड को बंदूक की नाली पे रख के निकाल दिया। हालांकि उसके दरमियान फिर ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन वही रोना। और फिर सारी वो चीजें जिनमें वो खुद साजिश में शामिल थे वो एस्टैब्लिशमेंट पे डाल दी कि जनाब फांसी दे दी भुट्टो साहब। भाई आप हुकूमत में थे, आपने कहा था कि ये भुट्टो को जिस जगह फांसी दी गई है हम इसका नाम रखेंगे मुकाम इबरत। ये तो आप तकरीरें कर रहे थे। और फिर इसी तरह यूसुफ गिलानी का कहा जी किसी प्राइम मिनिस्टर को निकालने नहीं दिया। जनरल साहब आपकी बात 100% दुरुस्त। नवाज शरीफ का बयानिया बदल गया, ये बयानिया बदला क्यों है सर? यूसुफ गिलानी के खिलाफ खुद अदालत में गए, तो झूठे मतलब झूठ इतना है। नहीं सर, बाप अब ये सबको पता लग चुका है। तो बड़ा मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है कि इनको और फिर नाहल है, फिर कैद भी है अभी। सर अब जरा जो कारनामे हैं नवाज शरीफ साहब के, सर उस पर क्रेडिट दे देना। एटमी ताकत बनाया, मिसाइल प्रोग्राम लाए। एटमी ताकत का मैं आपको बताऊं, उसका क्या हशर हुआ। उस वक्त पे कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था जहां बैठ के हम ये डिस्कस करके फैसला करें। ये किचन कैबिनेट में बात करते थे और हमें गौहर यूब साहब ने बताया कि मियां साहब इस हक में नहीं है कि ये एटमी धमाका किया जाए क्योंकि क्लिंटन का प्रेशर है। तो लोग एस्टैब्लिशमेंट खड़ी हो गई।
नेशनल डिफेंस कॉलेज में एक टास्क दिया गया उनको, 12 दिन दिए गए कि आप स्टडी करके हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, अगर करें तो क्या नुकसान हो सकते हैं और ना करें तो फिर क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सारे प्रेजेंटेशन सुनने के लिए गए, मैं भी था वहां पे। शमशाद खान जो हमारे उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी थे वो थे, सरताज अदीज साहब थे, मियां साहब थे, जनरल जहांगीर करामत थे। वहां उन्होंने सारा कुछ हमें बताया, तो बाहर निकल के चाय पीते पीते फैसला किया कि जनाब कर दें इसका धमाका। और फिर उसके बाद वहां बैठे बैठे किसी ने कहा कि जनाब अभी बात हो रही है कि हम सोना नेशनलाइज कर रहे हैं, तो मियां साहब ने कहा वो तरीम कर रहे हैं लेकिन डॉलर करने पड़ेंगे। लो जी, शाम तक डॉलर निकल गया सारा। दुनिया रोती रह गई कि भाई हमारे डॉलर थे, किसी का बच्चा पड़ रहा है, किसी का कुत्ता बीमार है, शाम तक डॉलर गायब। फिर लोग 48 रुपए हमसे कैश लेते थे और 60 रुपए का बाजार से डॉलर खरीद के तो अपनी जरूरत पूरी करते थे। उस पे हमने जहांगीर करामत साहब को कहा कि खुदा का वास्ता इनको बताएं कि एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बना लें, उसमें बैठ के फैसले किया करें, सबकी राय होगी। ये फैसले गलियों सड़कों पे होने वाले नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से होने चाहिए, स्ट्रेटेजिक फैसले हैं ये। तो जब उन्होंने उनसे हम कहते थे तो वो आगे से कहते थे कि जी वो तो बड़ा नाराज होते हैं, वो समझते हैं कि उनके खैरात में हम दखल दे रहे हैं। हमने कहा जी कम से कम आप एक तकरीर करके कह दें कि हुकूमत को ये बनाना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता लग जाए कि हमारी ख्वाहिश ये है कि एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बननी चाहिए। उसके बाद ये बनाते हैं, ये नहीं बनाते। लगारी साहब कुछ ऐड कर रहे हैं यहाँ पे सर। मैंने कहा जनरल साहब ने आगे किया, जनरल जहांगीर करामत साहब को, और वो बेचारे जो हैं वो अपनी उनको पहले ही मुद्दत से पहले फारिग कर दिया नवाज शरीफ ने। मैं वही बता रहा हूं जनरल साहब मुझे इनके भले की जनरल साहब अगर जल्दी वाइंड अप करते हैं कि नवाज शरीफ राजी नहीं थे एटॉमिक प्रोग्राम के लिए, आपका पॉइंट ये है ब्रेक से पहले सर। अदनान आप 1 मिनट सारी बात सुन लो। जी जी 1 मिनट बात सुन लो जी, फिर तुम्हें अंदाजा होगा। और ये कामरान भाई के लिए भी बड़ा जरूरी है कि एक पर्सपेक्टिव सामने आ जाए, क्योंकि मैं अंदर का आदमी हूं, मैंने ये चीजें देखी हुई हैं। तो हमारी बहुत ज्यादा पुश करने पे जहांगीर करामत साहब ने बयान दिया और साथ ही उनसे इन्होंने इस्तीफा ले लिया। मेरे पास आज भी खत पड़ा है कि जनरल जहांगीर करामत ने दफ्तर पहुंच के खत लिखा और उन्होंने कहा जी ये वाकया हुआ और मैंने ये इस्तीफा दे दिया। मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है, कामरान आएंगे मेरे पास तो मैं दिखाऊंगा। सो एक तो उन्होंने ये हाल किया। अब आप का मैं उनका मुझे दिखाइएगा। बुलाया उन्होंने, मेरी बात सुनो, मोदी को बुलाया इन्होंने लाहौर। नहीं सर, मोदी बाद में सर, मोदी बाद में। मुझे सिर्फ एटॉमिक प्रोग्राम पे नवाज शरीफ साहब राजी नहीं थे, ये आप कह रहे हैं सर। एक ब्रेक के बाद आपसे पूछ लेता हूं।